स्वागत है आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण ज़िले में हैं और जैसा कि चंपारण का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो आपके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई होगी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने चंपारण से तिनकठिया पद्धति या नील की खेती के खिलाफ एक बड़ा और व्यापक आंदोलन चालू किया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रहों में पहला सत्याग्रह भारत की आज़ादी का बिगुल का स्थान पूर्वी चंपारण में है, हम मोतिहारी में हैं और यहाँ से आज हम भारत के महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चलाए गए जो सबसे महत्वपूर्ण 6 आंदोलन थे उन सब के बारे में क्रम से बताएंगे। मैं चंपारण के बारे में बताऊंगा, मैं खेड़ा के बारे में बताऊंगा, मैं अहमदाबाद के बारे में बताऊंगा। इसके बाद भारत के सबसे बड़े 3 व्यापक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद भारत का स्वाधीनता संग्राम। तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में ये जगह का सबसे अनुपम योगदान है। आपके सामने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बृहद स्मारक है और आज इस पूरी धरती से आप सभी महात्मा गांधी के भावी कार्यक्रम भारत दर्शन के माध्यम से भावी सभी आंदोलनों को समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा एक व्यापक सीरीज एक व्यवहारिक धरातल पर जाकर के आप सभी को एक व्यवहारिक ज्ञान जो मिलता है, तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग हो, सभी को ध्यान में रखते हुए आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन की ये बृहद और विस्तृत सीरीज आप लोगों के लिए समर्पित है। इसके अंतर्गत पिछले कई एपिसोड आ चुके हैं, सभी एपिसोड आप सभी ने देखा होगा। अभी हम ज्ञान की भूमि, बुद्धि की भूमि, महावीर की भूमि और महात्मा गांधी या फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल की भूमि चंपारण पे है और यहाँ से हम भारत की आज़ादी की पूरी गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं क्रम से एक एक आंदोलन आपको बताऊंगा। जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में ये आंदोलन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी से लगातार प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रश्न तो एक बात हो गई, अपने देश के इतिहास और अब देश के गौरव के बारे में आप जान पाएंगे। तो मैं इस समय पूर्वी चंपारण में गांधी मैदान वाला क्षेत्र है, यही वह क्षेत्र था जहां पर राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। यहीं पर एक व्यापक ऐसा आंदोलन हुआ था जहां से अंग्रेजों को ये पता चल चुका था कि अब भारत में उनके दिन आखिरी ही बचे हैं। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति का सूत्रपात हुआ जिससे कांग्रेस के उन सभी तौर तरीकों को बदल दिया जिन तौर तरीकों से शायद आज़ादी मिलने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता। सत्य और अहिंसा की ऐसी लाठी चलाई जिसके माध्यम से लगातार व्यापक तरीके से एक बदलाव हुआ और उस बदलाव ने बहुत कुछ बदल दिया। तो यहाँ पर आप यदि देखा जाए तो एक बड़ा पार्क है, बड़ा मैदान है, गांधी मैदान के नाम से जानते हैं। आसपास आप जाएंगे तो यहीं पर गांधी संग्रहालय है। जब कभी भी आप चंपारण आइए तो आपको पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर इस स्मारक में आकर के प्रेरणा भी लेनी चाहिए। यहाँ से हमारे देश के आंदोलन का बिगुल भी फूका है तो इसको भी आपको देखना चाहिए। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी पूर्वी चंपारण में ज़रूर आएँ, इस क्षेत्र को ज़रूर देख करके जाएँ। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर व्यापक तरीके से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, बहुत अच्छे से इस क्षेत्र को डेकोरेट भी किया गया है और लगातार जो है यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए अब शिक्षा के एक नए जो है विषय में प्रवेश करेंगे। पहले मैं आपको इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत घुमाऊंगा भी, थोड़ा बहुत आप चीज़ों को देखते भी जाइएगा। इसके बाद जो है एक एक करके क्रम सा हम एक एक आंदोलन देखेंगे। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर इसके बाद खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच में 1-2 आंदोलन और हैं, जैसे कि खिलाफत आंदोलन में भी महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका थी। तत्पश्चात एक देखेंगे तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उसके बाद एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जिसके पहले जो सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे दिल्ली चलो आंदोलन करते हैं 1940 में चलाया गया था। तो ये जितने बड़े आंदोलन हैं आपके परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके चलिए अब हम जानेंगे। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाता जाऊँगा और आप लोग चीज़ों को देखते जाएंगे। तो महात्मा गांधी का भव्य स्मारक आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं यहाँ की जर्नी को, इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के सामने महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा है जो कि पूर्वी चंपारण में बनाई गई है। इस प्रतिमा का आप आनंद लीजिए और यहाँ से मैं आप सभी को सारे गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो सारे बताता जाऊँगा। ध्यान से मुझे सुनते जाइएगा और इस पार्क का, इस नज़ारों का आनंद लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जो स्वदेश आगमन था वो जनवरी 1915 में हुआ
और तत्पश्चात उन्होंने भारत भ्रमण किया। उनके पहले राजनीतिक गुरु, जिनके बारे में आपको पता है कि पहले राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले ने ही सलाह दी थी कि पहले आप भारत भ्रमण करिए, भारत को देखिए, भारत को जानिए, और इसके बाद भारत से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वास्तविक तौर पर आप उनका समाधान करिए। तो 1917 में महात्मा गांधी जब भारत भ्रमण कर चुके 2 साल के बाद, तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रारंभ होता है। और सत्याग्रह की जो ये पूरा का पूरा एक सत्याग्रह अस्त्र है महात्मा गांधी का, जो कि सत्य, अहिंसा और असहयोग पर आधारित था। इस अस्त्र को कई विदेशी राजनीतिज्ञ और बहुत सारे विदेशी थिंकर्स हैं जिनकी फ़िलॉसफी से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, जिसमें से डेविड थोरो का नाम आता है, लियो टॉलस्टॉय का नाम आता है, जॉन रस्किन का नाम आता है। ये बहुत सारे थिंकर्स थे जिनके बहुत सारी पुस्तकें थीं जिनके विचारों से महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ दिखाया गया है राजकुमार शुक्ल का आमंत्रण और महात्मा गांधी का आगमन। ये शायद रेलवे स्टेशन का वो सीन है जिस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चंपारण में महात्मा गांधी आते हैं। तो उसके कुछ यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं। ज़्यादा बहुत अच्छे से तो इसको नहीं कहेंगे कि मेंटेन किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रयास किया गया है इस पूरे भव्य स्मारक पे। इसके बाद यहाँ पे गांधी मैदान भी है पीछे का, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। तो महात्मा गांधी जी के स्वदेश से वापस लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह उनका पहला प्रयोग था। और यहाँ पर चंपारण वाले क्षेत्र में, क्या पूरे भारत में आपको जैसा कि पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये अंग्रेजों के द्वारा हर क्षेत्र में की जा रही थी। तो चंपारण में किसानों को एक अनुबंध किया गया था। यहाँ पर उनको 3/20वें हिस्से में या 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी होती थी, है ना। और नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया था। यहाँ पर देखिए कैसे जो है महात्मा गांधी का ये एक पूरा दृश्य दिखाया गया, सिनेरियो है। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 15 अप्रैल 1970 को दोपहर में बिहार के मोतिहारी में लगभग 3 बजे का समय था जब पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी का आगमन होता है। ये पूरा दिखाया गया कि कैसे ट्रेन से आते हैं और बहुत भव्य भीड़ आती है ना, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किस तरीके से। तो ये पूरा आप एक ये दृश्य से आप समझ सकते हैं उस समय को जब महात्मा गांधी ने सूत्रपात किया था और कांग्रेस के उग्रवादी चरण से गांधीवादी चरण कांग्रेस का चालू हुआ था जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में प्रवेश कर जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में जो यहाँ के किसान थे उनके साथ जो अनुबंध था 3/20वें हिस्से में से नील की खेती करनी होती थी। बहुत सारे दमनकारी जो है यहाँ पर टैक्स थे, लगभग 46 प्रकार के टैक्स जो है जो नील के जमींदार थे यहाँ पर, जो नीलहे कहे जाते थे, या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यहाँ के किसानों से लिया जाता था। और जैसा कि आपको पता है कि नील की खेती जो है धीरे धीरे जर्मनी के जो रासायनिक रंग हैं उनका आगमन हो चुका था। और जर्मनी के इन रासायनिक रंगों से जो है लगातार ये देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा महात्मा गांधी का ये पूरा एक चित्रांकन किया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स से महात्मा गांधी, और कई यहाँ पे जेल में भी महात्मा गांधी को 4 दिन के लिए रखा जाता है। 16 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 20 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है। फिर एक कमेटी बनाई जाती है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो नील के खेत किसान हैं, तो किसानों ने इससे छुटकारा पाने के लिए, जो 3 कठिया प्रथा थी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, उसे छुटकारा पाने के लिए जो किसानों ने क्या किया, महात्मा गांधी को उन्होंने आवेदन किया, इसको लेकर के आमंत्रित किया, जिसमें से एक नाम हमेशा आता है राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी साबरमती आश्रम तक पहुंचे। राजकुमार शुक्ल यहाँ से उन्हें पता चल गया था कि एक व्यक्ति है जिन्होंने अफ्रीका में बड़े स्तर का प्रयोग किया है और शायद यही व्यक्ति है जो चीज़ों को बदल सके। तो किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे और राजकुमार शुक्ल ने इस पे पहला प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया और गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू किया और इसके तहत जो है सरकार, जब गांधी जी यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने विभिन्न प्रकार से यहाँ पे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान जो है गांधी के साथ एकजुट हो गए। तो ऐसे में फिर गांधी एग्रेरियन कमेटी बनाई गई, उसने जाँच किया, यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा किसानों के जो है यहाँ पर बयान लिए गए, बहुत सारे जो निलहे थे, जमींदार थे, उनके बयान लिए गए और तत्पश्चात जो है फिर पूर्वी चंपारण के इस हिस्से पर गांधी जी के दबाव से, प्रेशर से 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे उस कमेटी के सदस्य, और फिर फाइनली जाकर के कहीं पर चंपारण एग्रेरियन कानून 1919 में जो है पास हो जाता है और उस कानून के तहत जो है
जो टोटल तिनकठिया पद्धति के द्वारा वसूला गया कर था उससे 25% हिस्सा जो है किसानों को वापस कर दिया जाता है। और गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को इसी कारण दिया था, चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो महात्मा की उपाधि भी महात्मा गांधी को यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा मैदान है, ये भी गांधी मैदान के नाम से है। जब पूर्वी चंपारण में आप आएंगे तो यहाँ पे राजनीतिक रैलियाँ भी होती हैं, बहुत सारे खेल एक्टिविटी भी होते रहते हैं। इसके बाद गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था और इसके बावजूद भी, अकाल के बावजूद भी सरकार ने क्या किया, टैक्स जो है माल गुजारी या टैक्स कलेक्शन को बंद नहीं किया, है ना। और टैक्स कलेक्शन को बंद तो नहीं किया बल्कि 23% टैक्स और बढ़ा दिया खेड़ा जिले में। और ऐसे में जो है एक रूल था, राजस्व व्यवस्था का एक रूल था कि यदि कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े स्तर का अकाल आ जाता है तो उस अकाल की स्थिति में यदि उत्पादन 1/4 हिस्से से कम बचता है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसका भी ये तो किया ही नहीं गया बल्कि टैक्स और बढ़ा करके 23% बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में जो है गांधी जी इस आंदोलन में फिर से सक्रिय होते हैं, खेड़ा आंदोलन में। और इसके बाद जो है गांधी जी सरकार को ये बोलते हैं कि यदि आप टैक्स माफ़ नहीं करेंगे तो ऐसे में किसान जो है अपना कर्ज नहीं देंगे और कर्ज देना मना कर देंगे, तो यहाँ पे टैक्स नहीं दो, टैक्स नहीं देने को लेकर के गांधी जी ने ये बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन बाद में सरकार ने गुप्त तरीके से जो है अपने अधिकारियों को कहा कि जो सक्षम किसान है केवल उन्हीं से टैक्स लिया जाए, गरीब किसानों से टैक्स ना लिया जाए। तो इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह भी आपका चलता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका तीसरा जो बड़ा आंदोलन है वह है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, 1918 में ये आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। क्यों था ये? क्योंकि हुआ क्या था कि बड़े स्तर का अहमदाबाद में प्लेग हो गया और प्लेग के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ के मजदूरों को बोनस को लेकर गांधी जी ने जो है प्लेग बोनस को लेकर के कि उन्हें प्लेग बोनस मिलना चाहिए और रोज़गार को लेकर जिस तरीके की कमी हुई थी और बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसको लेकर के गांधी जी ने बोनस को लेकर के भूख हड़ताल प्रारंभ की मिल मालिकों के खिलाफ। और फलस्वरूप मिल मालिकों ने समझौता किया और समझौते में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। उस ट्रिब्यूनल के द्वारा ही मजदूरों को 35% बोनस देने का फैसला सुनाया गया। तो इस आधार पे जो है अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी 1918 की, ये भी सफल आंदोलन हो गई। तो ये गांधी जी के प्रारंभिक 3 आंदोलन थे। आपको क्रम याद रखना चाहिए, क्रम पूछता है। पहला आंदोलन था आपका, पहला आंदोलन ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह, यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। दूसरा आंदोलन क्या था आपका दूसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल आंदोलन। चौथा जो आंदोलन था देश में, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक धार्मिक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। और ये आमतौर पे जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति ये होती है कि तुर्की युद्ध में पराजित हो जाता है और उसके ऊपर जो मित्र राष्ट्र है, जो विजयी राष्ट्र है, उनके द्वारा सेब्रे की संधि लाद दी जाती है। और सेब्रे की संधि के परिणाम स्वरूप ही बड़े स्तर पर खलीफा के पद को समाप्त करना और ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर देने की बात कर देना, अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उस्काए जाने पर अरब विद्रोह हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मुस्लिमों की भावना क्या है, आहत हो चुकी थी। और उसके परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक स्तर पर एक मुस्लिम या कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। चूँकि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना चाहते थे, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के रहें और चीज़ों को उस स्तर पर किया जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का जो विघटन करने का निश्चय किया, उसी के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में एक खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। आंदोलन का प्रारंभ हुआ 10 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी कहते हैं सेब्रे की संधि जो है ये लागू हो गई थी और सेब्रे के संधि के परिणाम स्वरूप ही जो है ये तुर्की का विभाजन हो गया था। और फिर कहते हैं मोहम्मद मौलाना अली और शौकत अली, इन दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों खिलाफत आंदोलन पे गठन किया गया और खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए ये दोनों। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें भी महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों एक साथ एकजुट हो जाएं और देश की आज़ादी में एक साथ लड़ करके मिल करके इस आज़ादी को। तो खिलाफत आंदोलन बाद में फिर असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बन जाता है। अब समझिए, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया, इसी के कारण से महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि भी मिली। लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा, ध्यान से समझने की यहाँ पर ज़रूरत है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लेकर के आए। रॉलेट एक्ट इसलिए लेकर आया गया क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, भारत में 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, उन्हें पता था कि इसके खिलाफ भारत में प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जो राजनीतिक अधिकार दिए जाने थे उसको लेकर किसी भी तरीके से कोई बात उनमें नहीं थी। तो ऐसे में एक रॉलेट एक्ट लाया गया जिसके माध्यम से किसी को भी बिना कोई वकील किए, बिना उसकी दलील सुने, किसी को भी शक के आधार पर जेल पर डाल देना। जब ऐसा दमनकारी एक कानून आया तो उसके खिलाफ देश भर में विद्रोह होने चालू हो गए। और आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निर्दोष लोगों पर जनरल डायर ने हजारों लोगों को भूंस दिया, गोली की धार पे भूंस दिया, परिणाम स्वरूप गांधी का दिल धीरे धीरे आहत होता गया और भारत में एक व्यापक जन आंदोलन, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें पूरा भारत एकजुट हो गया, वो था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ होता है और इस आंदोलन से ही भारत की आज़ादी का व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे, एक बड़ा जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पे प्रारंभ हो जाता है। वैसे इससे पहले भी स्वदेशी मूवमेंट भी देखे तो उसका आकार भी बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ पर बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। ये देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन देश का पहला जनतांत्रिक और व्यापक आंदोलन था जिसका प्रारंभ होता है, सूत्रपात होता है। और असहयोग आंदोलन के लिए कई रास्ते गांधी ने चुने। सबसे पहले अहिंसा, अहिंसा को उन्होंने प्राथमिकता दी, अहिंसा को उन्होंने सर्वोपरि रखा। अहिंसा के तहत और इसके अलावा बहिष्कार, व्यापक स्तर का बहिष्कार, चाहे वो सरकारी उपाधियां रही हो, चाहे वो जितने भी वैतनिक और अवैतनिक पद हों, जितने भी सरकारी पद पर लोग काम कर रहे थे उनको भी महात्मा गांधी ने कहा कि आपको भी वैतनिक और अवैतनिक पद हों। जितने भी सरकारी उत्सव होते थे, सरकारी दरबार होते थे, उनमें सम्मिलित न होने को लेकर के महात्मा गांधी ने लगातार बोला। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग करना, इसको लेकर के भी महात्मा गांधी ने प्रक्रिया की कि आपको जो है सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों को त्याग देना है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार किया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। ऐसे विभिन्न चीज़ों का लगातार जो है महात्मा गांधी ने बहिष्कार करवाया और बहिष्कार के परिणाम स्वरूप ही जो है देश में विदेशी माल का बहिष्कार, यहाँ तक कि जो विदेशी कपड़े थे उनकी बड़े स्तर की होली जलाई गई। तो असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, देश के हर स्तर पर, व्यापक स्तर पे हुआ। लेकिन इसी दौरान चूँकि महात्मा गांधी का जो मूल उद्देश्य था वो था अहिंसा, इसी दौरान गोरखपुर के चौरा चौरी में एक घटना हो गई। कुछ पुलिस वालों को, लगभग 22 पुलिस वाले थे, जिनको एक पुलिस थाने पर चौकी पर आग लगा दी गई और पूरा पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे सारे जलकर राख हो गए। और गांधी को लगा कि शायद कहीं ना कहीं पे यहाँ से आंदोलन भटक सकता है, यहाँ से ये हिंसा हो सकता है, ये एक चिंगारी पूरे देश भर में फैल जाए और ऐसे में पूरे आंदोलन का स्वरूप बदल जाए। क्योंकि महात्मा गांधी का हिंसा कोई मजबूरी की बात नहीं है, महात्मा गांधी का हिंसा नैतिक बल की बात है। महात्मा गांधी कहते हैं हम हिंसा करने में सबल हैं, लेकिन सबल होते हुए हम हिंसा नहीं करेंगे। उनका हिंसा कायरता नहीं था, वो आत्मिक और नैतिक बल की बात कहते हैं, वो हृदय परिवर्तन की बात कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने फिर जो है 5 फरवरी को ये चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी के बाद असहयोग आंदोलन जो इतने बड़े स्तर पे था, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लगभग 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने को लेकर के पूरा प्रपोजल पारित होता है और इस कांड से पूरा आंदोलन स्थगित होता है। देश भर में एक बड़ी निराशा भी होती है। कहते हैं कि इस दौरान जो देश के बहुत सारे क्रांतिकारी थे उन्हें गांधी के माध्यम से एक नई आस जगी थी, लेकिन चौरा चौरी के बाद जब गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो फिर से देश में एक बड़े स्तर की निराशा का वातावरण तैयार हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सफलता बहुत नज़दीक है, शायद वो हमारी सारी मांगें मान ली जाएं जो मांगों को लेकर के हम लगातार एक राजनीतिक जो है प्रयास कर रहे थे। और इसी के कारण से आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर ही क्या हुआ, एक स्वराज्य पार्टी का जन्म हो गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी बना ली, है ना। गांधी को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया, स्थितियां बहुत बदल गई। लगभग गांधी ने, आपको जैसा कि पता है कि गांधी जी की सबसे बड़ी पॉलिसी थी संघर्ष विराम संघर्ष की पॉलिसी। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया, कुछ समय विराम किया, आंदोलन किया, विराम किया। तो ये क्या है, एक बड़े जन आंदोलन को निरंतर चला के रखना, लोगों के अंदर उत्साह भरना, उनको नए तौर तरीके देना, नए तरीके के रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखना, ऐसे कई तरीके महात्मा गांधी ने आंदोलन के अंतर्गत लेकर के वो आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1919 का रॉलेट एक्ट पास हुआ, उसके बाद भारतीयों के जो आम अधिकार हैं उनको जब छीने गए, तो उसके विरोध में जो महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन था वो था आपका
असहयोग आंदोलन, और इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका थी उनकी, गुजराती साप्ताहिक नवजीवन पत्रिका थी, इसका जो संपादन उन्होंने किया। अखिल भारतीय स्तर पर 1920 में होम रूल लीग को लेकर के भी उन्होंने केसर हिंद की उपाधि भी उन्होंने लौटा दी। द्वितीय राष्ट्रव्यापी जो है सत्याग्रह का आरंभ भी किया। 1921 में उन्होंने बम्बई में जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी व्यापक स्तर में होली भी जलाई। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन तक महात्मा गांधी ने उपवास भी रखा। इस दौरान पे 1922 में ही चौरा चौरी की घटना हुई, असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बहुत सारे और महात्मा गांधी के ऊपर शांति भंग का, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार भी किया। और इसको लेकर के एक जज थे जिनका नाम था ब्रमफील्ड। जज ब्रमफील्ड के द्वारा महात्मा गांधी को 6 साल के लिए कारावास कर दिया गया, उन्हें जेल में भेज दिया गया। 1923 में उन्होंने जो है कुछ पुस्तकें थी उनकी जिसको जेल में वो लगातार लिख रहे थे। एक पुस्तक थी उनकी सत्याग्रह, तो सत्याग्रह पुस्तक उनकी जो आत्मकथा थी सत्य के प्रयोग, उसके अंश जो है वो जेल में ही पूरे करते हैं। लेकिन फिर 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उन्होंने एक उपवास भी रखा था। बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। कुछ समय उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण से गांधी जी को वापस भी गांधी जी को जेल से उनको मुक्ति कर दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। तो 1925 में 1 साल का महात्मा गांधी राजनीतिक मौन रखते हैं, वो पूरी तरीके से राजनीति से अपने आप को कट जाते हैं। इसके बाद 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, वहाँ पे महात्मा गांधी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, पूर्ण स्वराज का आह्वान करते हैं। 1929 में जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया जाता है। रावी तट के किनारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है देश का जो झंडा है, उस समय जो झंडा होता था यही तिरंगा था जिसमें चरखा होता था, इसको फहराया जाता है और ये कहा जाता है कि यदि अंग्रेजों ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस के तौर पे मनाएंगे। और आपको जैसा कि पता है कि जो हमारा संविधान लागू किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। उसका मूल कारण यही है क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 1929 को लाहौर का अधिवेशन होता है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन होता है और 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे नहीं पूर्ण करने पर ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया जाता है। तो साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा का गांधी नेतृत्व करते हैं, 78 सत्याग्रहियों को अपने साथ में लेते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात करते हैं। 1931 में जैसा कि आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता भी होता है। एक बार हम लोग समझते हैं, यहीं पर एक बीच में घटना होती है साइमन कमीशन की। जैसा कि आपको पता है कि एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारत के बहुत सारे राजनीतिक भारतीयों को अधिकार दिए गए, विधान परिषद का प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया, बहुत सारे विषयों को केंद्र को दे दिया गया, बहुत सारे विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया, बहुत सारे विषय आरक्षित रख लिए गए। यहीं से जो है द्विसदनीय विधायिका प्रारंभ हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलती हैं और इसके रिव्यू करने के लिए 10 साल की अवधि में एक साइमन आयोग की बात होती है कि हर 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। तो 1919 का अधिनियम था, तो वैसे जो साइमन कमीशन है 1927 में आ चुका था, आना 1929 में था, तो 2 साल पहले ही ये आ गया। क्योंकि भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चल रही थी देश की स्वतंत्रता को लेकर के। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, भारतीय इसमें कोई भी नहीं था। और इसके विरोध में पूरे भारत भर में बड़े स्तर की व्यापक स्तर का विरोध होना चालू होता है। और जैसा कि आपको पता है कि इसी विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर पंजाब में बड़े स्तर का जो है लाठीचार्ज होता है और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है इसी दौरान पे। और इसी का क्रांतिकारी बदला लेने को लेकर के आपको पता होगा कि सैंडर्स की हत्या की जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जितने क्रांतिकारी हैं बड़े स्तर पे इस दौरान जो है सक्रिय होते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, उसका एक अलग अपना जो है कभी देखिए मौका मिलेगा तो जब मैं भगत सिंह के बारे में या भगत सिंह के गाँव में
में जाकर के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको लेकर के भी एक पूरा सेशन लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अभी गांधी की बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो साइमन कमीशन था इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इस रिपोर्ट में पक्षपात होगा और इस पक्षपात के कारण ही अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का और बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसी समय कलकत्ता में जो है कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन था 1927 में और एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में इस साइमन कमीशन को पूर्ण तरीके से बहिष्कार करने की बात की गई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और जब बंबई के तट पे ये पहुंचा तो साइमन कमीशन पे बड़े स्तर का क्या हुआ, इसका पूरे बहिष्कार किया गया, भारत भर में बहिष्कार किया गया। लाहौर में लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और उन्होंने यहीं पर बोला था कि मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक लाठी ब्रिटिश सम्राट के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। तो कहने का तात्पर्य यही था कि अब यहाँ पर एक चरम स्थिति आ चुकी थी, देश की आज़ादी को लेकर के एक ऐसा माहौल तैयार हो चुका था। तो ऐसे में इस कमीशन में 2 बार भारत आया। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में इसी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। आपको पता होगा 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है गांधी इसमें सहभागिता लेते हैं। लेकिन देश में बड़े स्तर पे जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है आपका डांडी मार्च के माध्यम से नमक सत्याग्रह या फिर कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक व्यापक प्रारंभ सूत्रपात हो जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा पुरानी है। दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया जाता है, तो यहीं पर गांधी जी के द्वारा एक उद्घोषणा की जाती है कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। ये गांधी जी के वहाँ पे शब्द थे इस पूरे भाषण के। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है ये पूरी तरीके से शोषणकारी है, दमनकारी है और यदि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो इसका मतलब है हम ईश्वर के सामने, मानवता के सामने अपने घुटने टेक दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इस घोषणा के साथ 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया और गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम पे 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पदयात्रा की। 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा और सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरी घटना को, जो पूरा डांडी मार्च हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनी का जो रोम मार्च है उससे इसकी तुलना की सुभाष चंद्र बोस ने। जब गांधी का ये नमक सत्याग्रह चल रहा था तो ये देश के विभिन्न हिस्सों में भी किया गया। डांडी से लेकर साबरमती से डांडी तक की यात्रा तो एक यात्रा थी। धरसना वाले क्षेत्र में सरोजनी नायडू के द्वारा नेतृत्व किया गया। इसके अलावा उत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व एक 13 वर्षीय नागा महिला थी, उसके द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी, रानी गोल्डेहू के नाम से इसे जाना जाता है और इनके द्वारा जो है नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे इस आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। आपको जैसा कि पता हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचिरापल्ली वाला क्षेत्र जो था, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था, वहाँ पर भी नमक सत्याग्रह किया गया था। तो देश के विभिन्न हिस्सों में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है और इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक व्यापक आंदोलन है और महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखा था। उसमें ब्रिटिश सरकार से 11 अंतिम मांगे मांगी थी, 11 सूत्री उन्होंने मांगे मांगी थी और जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इसमें सम्मिलित नहीं थी। औपनिवेशिक दर्जा या उपनिवेशिक दर्जा, इस चीज़ को लेकर ही गांधी अभी भी तत्पर थे। तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। गांधी जी के द्वारा 41 दिनों तक इस सरकार के जवाब का इंतजार भी किया गया कि शायद 41 दिनों तक सरकार इसका जवाब दे और जब 41 दिनों बाद सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया तो सरकार की मांगों को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च प्रारंभ हुआ और 11 सूत्री मांगों में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं, जैसे कि जो लैंड रेवेन्यू था, भूमि कर था, गांधी कहते हैं कि इसको 50% से बहुत कम किया जाए। 50% से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू होता था। 1/2 हिस्सा जो है राजस्व प्रणाली के तहत
शोषण होता था तो गांधी कहते थे इसको कम किया जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए, सरकार जो है नमक पे एक अधिकार रखती थी उसको भी गांधी कहते थे इसे भी समाप्त किया जाए, तटीय संचार और भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, रुपया और स्टर्लिंग विनिमय अनुपात कम हो जाए, देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, सैनिक खर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च करती थी सरकार तो गांधी कहते थे कि सैनिक खर्च पे कमी की जाए, 50% से ज़्यादा खर्च किया जाता था सैनिक खर्च पे भारतीय राजस्व से, इसको कम करने को लेकर गांधी ने लगातार आवाज़ उठाई। गांधी ने कहा सिविल प्रशासन पर इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है इसको भी कम किया जाए, ठीक है। इसके बाद गांधी ने कहा मादक द्रव्यों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी जाए, इसके अलावा सीआईडी पे परिवर्तन किया जाए, आर्म्स एक्ट में परिवर्तन कर दिया जाए और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने के भी राइट्स प्राप्त हो। तो बहुत सारी मांगे गांधी ने की लेकिन इन किसी मांगों में कोई अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने किसी मांग को माना भी नहीं। ऐसे में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बड़े स्तर पर प्रारंभ हुआ देश के विभिन्न हिस्सों पर। गांधी द्वारा जो आह्वान किया गया, विभिन्न कानूनों पर असहयोग जताया गया, विभिन्न कानूनों को माना नहीं गया और ऐसे में गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका। गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से लॉर्ड इरविन जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे, ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस और गांधी जी के साथ वो लगातार प्रयासों में सरकार और कांग्रेस के बीच ये समझौता हुआ। गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने मार्च 1931 में समझौता किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी लंदन जाते हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी जाकर के गांधी जी को निराशा ही मिलती है, वहाँ से भी गांधी जी को कुछ मिलता नहीं है। ऐसे में गांधी जी निराश होकर वापस लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता लेने के बावजूद भी और अंततोगत्वा वो वापस आकर के फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है काफ़ी समय के लिए और आपको जैसा कि पता होगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से होता है और इसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल में जो हिंदू धर्म में आपका जो दलित वर्ग है उसको भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है पृथक निर्वाचक मंडल के तहत। गांधी इसका व्यापक विरोध करते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में यरवदा जेल के अंदर ही गांधी अनशन करने में बैठ जाते हैं। फिर पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसके बाद महात्मा गांधी राजनीति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हरिजन उत्थान और सामाजिक सुधार, महिला उत्थान और विभिन्न प्रकार के दलित उत्थान जैसे आंदोलनों में महात्मा गांधी लग जाते हैं और इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, एक साप्ताहिक पत्र हरिजन निकाला जाता है। साबरमती तट पर सत्याग्रह जो उनका आश्रम था उसका नाम हरिजन आश्रम रख दिया जाता है और देश भर में बड़े स्तर पे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि ऐसे में जो भारत है उसमें व्यापक स्तर का विभाजन हो जाएगा, तो छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ बड़े स्तर का महात्मा गांधी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ग्रामोद्योग संघ की स्थापना करते हैं, वर्धा के निकट जो है सेवाग्राम आश्रम बनाते हैं, अस्पृश्यता निवारण के लिए अभियान चलाते हैं, दक्षिण भारत तक महात्मा गांधी लगातार यात्रा करते हैं और इसके बाद जो है जब आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना भारतीयों की अनुमति के उनको युद्ध में झोंक दिया जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाता है सभी उन 8 राज्यों से जहां पर उनकी सरकार थी। परिणाम स्वरूप 28 महीने की सरकार जो है 28 महीने तक काम करने के बाद कांग्रेस के द्वारा सामूहिक तौर पे इस्तीफा दिया जाता है और परिणाम स्वरूप होता क्या है? परिणाम स्वरूप आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहते हैं। 1940 में प्रारंभ होता है और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के तौर पर यहाँ पर निकल के आते हैं। 1942 में हरिजन पत्रिका के 15 महीने पूरे हो जाते हैं, फिर से इसका प्रकाशन पूरा चालू किया जाता है। इसी दौरान क्रिप्स मिशन भी आता है जिसको पूरी तरह से नकार दिया जाता है और देश में एक और माहौल बनता है, चूँकि राजनीतिक गतिरोध बड़े स्तर पे था, लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि किसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध टूटे और फिर से भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इनका साथ दे पाए। तो ऐसे में जो है क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। इससे पहले अगस्त प्रपोजल आता है, भारतीयों को उनके संविधान बनाने को लेकर के पहली बार ब्रिटिश हुकूमत मानती है, लेकिन गांधी कहते हैं कि अब भारतीयों को संविधान तो भारतीय अपना बनाएंगे ही, अपने भाग्य का निर्माण भारतीय स्वयं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। और 1942 में गांधी का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी आंदोलन जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन प्रारंभ होता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला लिया जाता है और इसी दौरान महात्मा गांधी करो और मरो का जो है नारा देते हैं। और अंततोगत्वा जो है ये आंदोलन निश्चित तौर पे भारत की आज़ादी तो होते होते 5 साल और लग जाते हैं 1947 में, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की पूरी तरीके से नींव जो है ये उखाड़ देता है। और इसी दौरान जो है भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास के तौर पे इसे हम जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जैसा कि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से व्यापक तौर पे सक्रिय थे और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिन तरीकों से देश में, जैसे कि जो है नौसैनिक विद्रोह 1946 में होता है ना, और इसी दौरान देश में विभाजनकारी शक्तियों का भी उदय हो जाता है जिन्हा के द्वारा लगातार पाकिस्तान की मांग की जाती है। अंग्रेजों के द्वारा भी सांप्रदायिकता के बीज को लगातार बोते रहा जाता है और देश का जो है विभाजन प्रारंभ हो जाता है। 22 अगस्त को आपको पता है 22 अगस्त 1944 को आगा खां महल में कस्तूरबा का देवासान हो जाता है। कस्तूरबा गांधी ख़त्म हो जाती हैं 74 साल के उम्र में। और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट से महात्मा गांधी भेंट करते हैं। पूर्वी बंगाल में महात्मा गांधी शांतिमय यात्रा करते हैं। सांप्रदायिक दंगे बड़े स्तर पर भारत भर में फैले होते हैं क्योंकि जिन्हा के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनवाया जाता है और उस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में एक सांप्रदायिक आग फैलती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है उस सांप्रदायिक आग को क्या किया जाता है, पूरी तरीके से बुझाने का काम किया जाता है। हर जगह जाकर के महात्मा गांधी शांति की अपील करते हैं। 1947 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक यात्रा की आग को बुझाने के लिए बिहार की यात्रा करते हैं और इसके बाद नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भेंट करते हैं। देश के विभाजन पे विरोध करते हैं। महात्मा गांधी बार बार कहते हैं कि देश का विभाजन मेरी मौत पे होगा। तो ये जो लगातार महात्मा गांधी का दलील थी कि वो विभाजन चाहते ही नहीं थे, लेकिन जो परिस्थितियां बन चुकी थी, अंग्रेजों की जो कूटनीति थी वो सफल होती हुई दिख रही थी और अंततोगत्वा जो देश में माहौल बना था तो सरदार पटेल और अंततोगत्वा जो कांग्रेस है वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेती है, देश का विभाजन हो जाता है और इसके बाद महात्मा गांधी जो है 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में जो दंगे हो रहे थे, देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है, पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है, लेकिन महात्मा गांधी इस दौरान दंगों को सुलझाने में लगे हुए थे। महात्मा गांधी देश के विभिन्न हिस्सों में कलकत्ता में महात्मा गांधी इस दौरान, और वो कहते थे जश्न मनाना जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के हर हिस्से में अशांति थी, पंजाब वाले हिस्से में अशांति थी, हजारों की संख्या में ट्रेन में लाशें भर के आती थी, यहाँ से जाती थी। ऐसी स्थिति में कहा कि गांधी जश्न मनाने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो देश का विभाजन नहीं चाहते थे। तो गांधी जो है इस दौरान जो है 15 अगस्त को दिन कलकत्ता में थे और दंगे को शांत करने के लिए उपवास रखा था उन्होंने। और गांधी जी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मोहम्मद अली जिन्ना से इस चीज़ को लेकर के नाखुश भी रहे, क्योंकि कई बार उन्होंने जिन्ना को समाप्त किया और कई बार उन्हें समझाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं अंततोगत्वा। इसके बाद आपको पता है 1948 में उनका जीवन का जो अंतिम उपवास था 13 जनवरी को 5 दिनों के लिए बिरला हाउस में उन्होंने उपवास रखा था। और ये इसलिए रखा था क्योंकि दिल्ली में भी बड़े स्तर की सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। और आपको जैसा कि पता था कि 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना जब चल रही थी, उस दौरान जो है एक विस्फोट भी होता है, लेकिन उसमें गांधी जी बच जाते हैं। और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा शाम को समय को प्रार्थना जब गांधी कर रहे थे, उसी दौरान बिरला हाउस में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जो है गांधी जी का जो सफ़र है वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां से वो वापस नहीं लौटते। लेकिन एक चीज़ बात सत्य है कि गांधी जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हमारे देश की रगों में हैं। गांधी ने जो देश की आज़ादी में देश को जो तरीका दिया है, देश की हर समस्या का समाधान वो हमेशा है, हमेशा बनता रहेगा। गांधी के वो अस्त्र हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और भारत की जो सामाजिक संस्कृति है वो कभी विलुप्त नहीं होने पाएगी, क्योंकि गांधी ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि बताया। गांधी को यदि हमें समझना है ना, तो समझना बड़ा कठिन है। मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ, इथिक्स की क्लासेस में मैंने गांधीवाद पढ़ाया है। आपने देखा होगा जो गांधी की सर्वोदय की धारणा है वो आध्यात्मिक और आत्मिक, क्योंकि गांधी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। वो मानव को ईश्वरीय प्रवृत्ति का मानते हैं, मानव के अंदर सद्गुण ही सद्गुण मानते हैं, मानव के नैतिक उत्थान पर बल देते हैं। तो गांधी अपने आप में बहुत व्यापक व्यक्ति हैं
और गांधी ने बात कही थी कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो मैं जब गुजरात जाऊंगा, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जाऊंगा या महात्मा गांधी के घर जाएंगे हम पोरबंदर, तो वहाँ से मैं गांधीवाद आपको पढ़ाऊंगा। गांधी के जो क्रांतिकारी विचार हैं, बहुत सारे लोग गांधी को आज तक समझ ही नहीं पाए। लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये गलत है। लोगों ने समझा ही नहीं कि महात्मा गांधी से ज़्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति इस भारत में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वो राज्य के अस्तित्व को नकार देते हैं, वो कहते हैं राज्य जैसी संस्था होनी नहीं चाहिए। इससे बड़ा क्रांतिकारी विचार क्या हो सकता है? भारत में अभी तक 99% लोग गांधी को नहीं समझ पाए हैं। यहाँ तक भारत सरकार में भी गांधी को माना जाता है, लेकिन गांधी के विचारों को पूरी तरीके से पालन कर पाना अपने आप में बहुत जटिल है ना। जो राज्य जैसी संस्था को नकार दे, जो सर्वोदय के लिए शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करे, जो जनता के अधिकारों को सर्वोपरि रखे, जो व्यक्ति के अंदर नैतिक उत्थान और उसके, हम लोग अहिंसा को कई बार कायरता से जोड़ते हैं कि गांधी शायद कायरता की बात करते थे। गांधी कभी कायरता की बात करते ही नहीं है। वो कहते हैं यदि आप कायर हो तो आप हिंसक हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। अहिंसा एक नैतिक उत्थान था जिसमें यदि आपके अंदर पावर है तभी आप अहिंसक बने, है ना। जब तक आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तब तक अहिंसक बन के आप कर क्या लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं, जब आप इनको गहराई से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसी के साथ भारत दर्शन के इस अंक में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन है मैंने बताया। विभिन्न विषयों को, विभिन्न पॉइंटों को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। निश्चित तौर पे आप सभी ने चंपारण के इस क्षेत्र में जब भी आइए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण यहाँ से हुआ था। चंपारण की धरती ने ही देश को आज़ाद कराने में लोगों के मनोबल को बढ़ाया था, यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान किया था। तो निश्चित तौर पर ये सबसे ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल के लिए आप लोगों को एक बार निश्चित तौर पे भ्रमण करना चाहिए। जब कभी भी बिहार आए यहाँ पे जरूर आए। तो चलिए, इसी के साथ भारत दर्शन का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपको भारत दर्शन के अगले अंक पे। इसी तरीके से बने रहिए, भारत के हर हिस्से में इसे पहुँचाइए, देश के सभी नागरिकों तक पहुँचाइए ताकि उनको व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। आप कभी भी यहाँ पर आइएगा तो निश्चित तौर पर एक बार जो है यहाँ से प्रेरणा लेकर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।